है वो डॉक्यूमेंट करने की ज़रूरत है। तो थोड़ी थोड़ी इसके अंदर मॉडिफिकेशंस हैं, फाइन ट्यूनिंग है, अगर आप वो करें, अपनी इमेज बिल्डिंग जो है वो ठीक करें, वी आर रेडी टू डू विद यू। एहसान साहब से मेरी बात हो रही थी, हम आपको प्रोजेक्ट करने में जहाँ पे हेल्प की ज़रूरत है वो हम ज़रूर करेंगे। हमने जो रिसाइकलिंग के ऊपर कॉन्फ्रेंस शुरू की उसका भी ऑब्जेक्टिव यही था, बाकी भी जो चीज़ें हैं उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि आपकी का कनेक्शन जो है वो डेवलप हो। उसमें बहुत सारे और भी तरीक़ाकार हैं। हमने एक वेबसाइट बनाई थी पाकिस्तान टेक्सटाइल प्लेटफॉर्म, उसको पोर्टल, उसके ऊपर ये था कि जी आप अपने बिजनेसेस को फ्री ऑफ कॉस्ट आप करें, प्रोजेक्ट करें, लोगों को पता चले, उसको थोड़ा सा मिलके और बेहतर कर लेते हैं ताकि आपकी जो आउटरीच है वो बढ़े, बिजनेसेस के साथ कनेक्शन जो है वो डेवलप। और अगर ये हो जाए तो आगे जाना आहिस्ता आहिस्ता मेरा ख्याल है कि इट्स पॉसिबल। और इसमें कोई बहुत बड़ी कोई रेवोल्यूशनरी, कोई इनकलाबी एफर्ट की ज़रूरत नहीं है, ये एक ग्रेजुअल एफर्ट है जिसकी ज़रूरत है, एंड इट कैन बी डन इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच सर, आपने जो है वो इसको बड़ा डिटेल में एक्सप्लेन किया। जो आरिफ हसन मलिक साहब ये मेल हमें चैम्बर के अंदर जो काउंसिल ऑफ टेक्सटाइल्स हैं उसको लीड करते हैं और उसमें पाकिस्तान की सारी जो नुमाइंदा एसोसिएशंस हैं उनकी नुमाइंदगी है। सो सर आपसे पर्टिकुलरली जो क्वेश्चन है वो ये है कि अभी जो है वो आपने भी फील किया कि हम इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर रखते हुए भी ग्लोबली प्रोजेक्ट ही नहीं कर पाए, तो वहाँ पे आप क्या समझते हैं कि जो काउंसिल ऑफ टेक्सटाइल्स है वो क्या रोल प्ले कर सकती है और किस तरह इनको जो हमारा कॉर्पोरेट सेक्टर है उसके साथ कनेक्ट करवा सकते हैं और ग्लोबली हम इनको किस तरह पिच कर सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट्स और हमारे मेज़बान मुज़म्मिल साहब आपके हम नाम, और मैं अपने आप में ये प्राइड फील करता हूँ कि मैं आई एम सिटिंग सच अ वंडरफुल कम्युनिटी के जो फ्यूचर को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि इससे पहले बात आगे बढ़े, इनके लिए भरपूर एक क्लैप इस वंडरफुल कम्युनिटी के लिए। माशाल्लाह जी, दुनिया में बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं कि जो उन्होंने कुछ काम शुरू किया एक छोटे से सिस्टम से, फिर वो क्लस्टर बनता गया, वो लोग आते गए और कारवां बनता गया। तो इंशाल्लाह ये सत्याना जो है ये एक वक्त आएगा कि ये पूरी दुनिया में अपनी रिसाइकलिंग इंडस्ट्री के हवाले से ये पहचाना जाएगा, जाना जाएगा। लेकिन इसमें देयर आर मैनी ट्विस्ट कि हम कैसे इसको आप लोगों को आगे लेके बड़े फोरम्स तक जाएंगे। तो मैं इसमें शॉर्ट बात करते हुए एक तो ये कहूँगा कि जो हमारी फैसलाबाद शहर की इंतज़ामिया है उसको हम कम से कम यहाँ तवज्जो दिलाएं। पिछले दिनों फैसलाबाद सरीना में एक प्रोग्राम हुआ तो उसमें कमिश्नर फैसलाबाद में मानिक सूसी थे, तो मैंने बात की उनसे कि सर आप हमें कुछ ऐसा एरिया मुख्तस कर दें कि जिसमें एक क्लस्टर बन जाए रिसाइकलर्स का और उसमें मुख्तलिफ चीज़ें। तो उन्होंने फिर डॉक्टर यासर नवाब साहब जो कि पायनियर हैं इस काम में, और मैं बड़ा हमेशा इनका मदा रहा हूँ कि जब पाकिस्तान में रिसाइकलिंग की बात नहीं होती थी बड़े लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे, तो ये वो शख्सियत है कि इन्होंने कॉन्फ्रेंसेस भी मुनक्कद करानी शुरू की, और ऑफ कोर्स डॉक्टर मुज़म्मिल साहब भी एक जॉइंट एफर्ट्स थी और सिलसिले आगे बढ़े। तो कमिश्नर साहब से बात हुई है जी, तो मैं डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि हम ये ईद के बाद कोई ऐसा प्लान बनाएं और हम अपने ये मुज़म्मिल साहब को भी साथ लें और आप भी हों, और हम कमिश्नर साहब से टाइम लें और काउंसिल ऑफ टेक्सटाइल्स के तहत उनको मिलें और उनको कहें कि जनाब इतना बड़ा सिस्टम अपनी मदद आपके तहत काम कर रहा है, तो व्हाट यू पीपल आर डूइंग। तो उनसे जो हम इन लोगों से हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं और देखते हैं कि क्या हम उनसे ले सकते हैं। सर दूसरी बात यह है कि जो एक चीज़ है कि जिनकी तरफ मैंने लर्न किया अपने पैनलिस्ट से कि जो हमेशा चीज़ों को मार्केट चलाती है। मैं पिछले 30 साल से एक्सपोर्ट्स में हूँ और मेरा अपनी छोटी सी इंडस्ट्री है, मैं तौलिया बनाता हूँ, टेरी टॉवल्स मैन्युफैक्चरिंग है मेरी। तो हमेशा कस्टमर हमें कहता है कि आप ये कर लें, तो हम फिर खुद ही सर्टिफिकेशन भी करते हैं, खुद ही कंप्लायंसेस भी करते हैं, सब कुछ करते हैं।
तो जब तक ये मार्केट ड्रिवन फोर्स नहीं सत्याना में आएगी और आपको लोग कहेंगे नहीं इंटरलोब, सदाकत और बाकी लोग तो आपको, ये तो टॉप 10 के लोग हैं ना, ये तो आपसे पूछ रहे हैं और आपसे काम भी कर रहे हैं, लेकिन मेरी मुराद है पाकिस्तान की उस SMEs की कि जो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में 30% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और आपके वो किसी वक्त बहुत अच्छे कस्टमर्स बन सकते हैं। आप छोटे इदारे जो मीडियम स्केल इदारे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। अभी आज यहाँ प्रोग्राम में आने से पहले डॉक्टर साहब हमारे फैसलाबाद में 350 मेंबर्स हैं अब्बुमा के, तो मैंने एक वैसे ही मैंने कहा कि कितने GRS और कितने RCS हैं, तो उसमें अबाउट 10 to 15% डॉक्टर साहब लोग थे जो ये सर्टिफाइड थे। और देखिए ना, अब 85% वो लोग हैं कि जो आपको जानते ही नहीं, आप इतनी एफर्ट्स कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो मैं तो अपने ज़िम्मे ये काम सबसे बड़ा समझता हूँ कि आपके हवाले से अवेयरनेस क्रिएट कर और अपने मेंबर्स को बता दूं जो कि एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं और उनको पता ही नहीं कि इतना बड़ा काम यहाँ उनकी नाक के नीचे हो रहा है। तो एक तो ये हम अवेयरनेस क्रिएट करेंगे, लोगों को बताएंगे कि सर्टिफिकेशन के क्या फ़ायदे हैं, और उसके बाद जब ज़ाहिर सर्टिफिकेशन होगी तो वो माल भी बेचेंगे और आपकी तरफ डिमांड आएगी। तीसरी और आखिरी बात यह है कि हमारी जो इंटरनेशनल कस्टमर्स हैं, चूँकि हम एग्जीबिशंस में जाते हैं और अपनी एसोसिएशन की भी नुमाइंदगी करते हैं, अपना भी स्टैंड लगाते हैं, हमने वहाँ भी देखा है, अभी पिछले महीने हाइमटेक्स था तो वहाँ भी हमने देखा है कि कोई ऐसे 20-25% लोग हैं जो पूछते हैं रिसाइकलिंग का। मैं ब्रांड्स की बात नहीं कर रहा सर, ब्रांड्स तो एक अपना एजेंडा लेके आगे चल रहे हैं ना, लेकिन मैं वहाँ की भी SMEs की बात कर रहा हूँ। वहाँ भी SMEs बिजनेस में 50% से ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रही हैं, तो हम उन्हें बताते हैं कि जनाब ये GRS है, ये RCS है, तो वो अभी कुछ लोग अवेयर होते हैं, कुछ नहीं होते। तो ये भी एक बड़ा ज़रूरी है कि हम अपने ट्रेड मिशंस को बताएं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स को इस हवाले से गाइड करें, उन्हें बताएं हमारे 52 ट्रेड मिशंस काम कर रहे हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, उनको बताएं कि ये क्लस्टर है, ये सत्याना इंडस्ट्री ये प्रोड्यूस कर रहे हैं और अगली दुनिया में 10 साल के बाद डिजिटल पासपोर्ट, प्रोडक्ट पासपोर्ट पूछा जाएगा, ESG पूछा जाएगा, बाकी चीजें पूछी जाएंगी। तो अभी आप लोग जो हैं अभी 10 साल 5 साल पहले प्रीपेड तो हो एटलीस्ट। आपको पता है हमारी जो मिनिस्ट्रीज हैं, हमारे जो इदारे हैं, वो जागे हुए हैं, लेकिन उनको जगाना और मुश्किल काम है। तो ये एक बड़ा काम है। अभी ये जुलाई में एक बहुत बड़ा एग्जीबिशन हो रहा है, उसमें हम लीड कर रहे हैं लॉस एंजलिस में, हाइम टेक्सटाइल लॉस एंजलिस है और उसमें अब्बुमा का अपना पवेलियन है डॉक्टर साहब, और मैंने उसमें पहले ही सोचा हुआ है कि हम उस पवेलियन को नाम ही जो है वो सस्टेनेबिलिटी और रिसाइकलिंग सर्कुलर इकोनॉमी का पवेलियन बनाएंगे उसको। तो इंशाल्लाह हम तो आपके ब्रांड एम्बेसडर हैं, पूरी दुनिया में भी बात करेंगे, जहां एग्जीबिशंस में जाएंगे, जहां कस्टमर से मिलेंगे, और यहाँ पाकिस्तान के अंदर भी बात करेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में भी, और इंशाल्लाह ताला आप लोग जितना प्रमोट होंगे उतना ही आपका बिजनेस बढ़ेगा इंशाल्लाह। So thank you very much सर। आरिफ साहब इनफैक्ट मुझे वो हम अंदर बैठे हुए ऑलरेडी कह रहे थे कि जो ईद के बाद ये इकट्ठ या डायलॉग है उसको मैं होस्ट करूंगा अपनी एसोसिएशन में। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। मंजूर साहब हमारे साथ बैठे हैं, रिवर्स रिसोर्सेज को ये रिप्रेजेंट करते हैं पाकिस्तान में। तो रिवर्स रिसोर्सेज जो है वो एक अरसे से बांग्लादेश और इंडिया में और मुख्तलिफ जो एशियन कंट्रीज हैं वहाँ पे काम कर रहा है। बांग्लादेश के अंदर जितना हमें पता है सच कोई रिसाइकलिंग की अपनी इंडस्ट्री नहीं है इस स्केल के। पाकिस्तान के अंदर रिसाइकलिंग का इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है। सो कहाँ पे आप फील करते हैं कि एक गैप है जिसको फिल किया जा सकता है, और रिवर्स रिसोर्सेज जैसे प्लेटफॉर्म जो हैं वो किस तरह कंट्रीब्यूट कर सकते हैं ब्रांड्स को, मैन्युफैक्चरर्स को, रिसाइकलिंग को कनेक्ट करने में? क्योंकि फवाद साहब और इफ्तिखार साहब दोनों ने शुरू ही ट्रेसेबिलिटी से किया था कि ये जो शनाख्त है ना, ये शनाख्त के बगैर फ्यूचर में कोई चीज़ नहीं बिकेगी। Thank you, Dr. Saab. Thank you, Muzammil, for arranging this dialogue today. अच्छा जी, जहाँ तक बल्कि मैंने कुछ पॉइंट्स भी लिखे जो सारे पार्टिसिपेंट्स ने कहे हैं, और सबसे कॉमन पॉइंट जो सबने जिक्र किया वो दो हैं, ट्रेसेबिलिटी और विजिबिलिटी। तो जो गैप आप बता रहे हैं या जहां हम लोग हेल्प कर सकते हैं उनको, वो एग्जैक्टली यही चीज़ है, रिवर्स रिसोर्सेज का प्लेटफॉर्म। मैं तकरीबन पिछले 1 साल से इस सेक्टर से कुछ यहाँ पे लोगों से अटैच हूँ, उन्हें गाइड कर रहा हूँ, एजुकेट कर रहा हूँ।
जो विजिबिलिटी का इशू है जो हमारा और उनका कैसे पता लगेगा जब तक हम लोग आपके जो रिसाइकलर्स बैठे हैं यहाँ पे ये डिजिटल प्लेटफॉर्म्स यूज़ नहीं करेंगे तो ये अपने आप को, अभी जिस तरह सबने कहा कि दुनिया को कैसे पता कि यहाँ पे हो रहा है। अनफॉर्चुनेटली उसकी वजह ये है कि हमने बताया ही नहीं कि हम ये कर रहे हैं। उसमें हम जिस मर्जी को ब्लेम दे दें, हम गवर्नमेंट को ब्लेम दे दें, हम एसोसिएशंस को ब्लेम दे दें, लेकिन क्वेश्चन ये बनता है कि हमने खुद कोशिश की कि हम बताएं कि जी हम ये कर रहे हैं यहाँ पे। किसी के पास तो ये वो टूल्स हैं जिनके जरिए आप यूज करके आप लोकल इंडस्ट्री को, इंटरनेशनल इंडस्ट्री को, आप ब्रांड्स को, सबको बता सकते हैं जी कि कितना अच्छा काम आप कर रहे हैं। और ऑनेस्टली स्पीकिंग लास्ट ईयर जब मैं कुछ इंटरनेशनल लोगों को यहाँ पे लेकर आया था, वो एक तरह से देख के हैरान हो गए थे कि इतनी ज्यादा रिसाइकलिंग यहाँ पे हो रही है और दुनिया को पता ही नहीं है। तो उसकी वजह यह है कि हमने बताया ही नहीं कितनी हो रही है, कहाँ से आ रहा है, किससे आ रहा है, किसको जा रहा है, सिर्फ उन 2-3 पार्टीज को पता है और किसी को नहीं पता। फवाद साहब के साथ हम बैठे हुए थे उस दिन, तो बात यही हो रही थी कि अब ब्रांड्स जो हैं वो डिमांड कर रहे हैं कि जी कि उन्हें वेस्ट की ट्रेसेबिलिटी दी जाए, कहाँ प्रोड्यूस हुआ, कितना प्रोड्यूस हुआ, कहाँ गया, क्या नहीं बना। तो अभी जिस तरह सर बात करते कि अगर आना है वो डीपीपी आना है, सब कुछ आना है, अगर हम खुद से अपने आप को तैयार पहले से कर लेंगे तो अच्छी बात है। नहीं करेंगे तो कंट्रोल फिर वो अपने हाथ में खुद ले लेंगे। तो जब वो कंट्रोल अपने हाथ में लेंगे, अपने सॉल्यूशंस लेके आएंगे, तो वो फिर हमारे लिए अडॉप्ट करना, शायद मैं ये तो नहीं कहता नामुमकिन होगा, लेकिन काफी मुश्किल हो जाएगा। सो मेरी रिक्वेस्ट और इस फोरम से मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि आप अपने आप को विजिबल करें, अपने आप को ट्रेसेबल करें। डॉक्टर साहब ने जैसे कहा कि आगे बढ़ना है तो आपको अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा, अपने आप को एडमिनिस्ट्रेटिवली, एनवायरमेंटली, सोशली अपने आप को विजिबल और ट्रेसेबल करना पड़ेगा। सो थैंक यू फॉर दिस पॉइंट। उससे पहले हमारे मुरीद के से दोस्त जो हैं वो तशरीफ़ लाए हैं। मुरीद के में नेटवेयर का सबसे बड़ा जो वेस्ट हैंडलिंग का जो सेक्टर है, और ये कोई दिल्ली का 100 ऑफ टन्स जो है वो वहाँ पे वेस्ट हैंडल करते हैं। सो आपको वेलकम करते हैं। उसके बाद गणेश मिल जो है, इसमें फैसलाबाद में जो वेस्ट हैंडलिंग का जो सबसे बड़ा नेटवर्क है वो गणेश मिल के अंदर है। सो हम उनको भी वेलकम करते हैं। जस्ट लास्ट पॉइंट कि ये रिसाइकलर, वेस्ट हैंडलर्स बैठे हुए हैं और ये अपना छोटा छोटा सेक्टर चला रहे हैं। एक तो इनका फिगर ये होता है कि जब हम डाटा देंगे तो ये डाटा पब्लिकली विजिबल हो जाएगा। सो कोई भी बंदा अपना डाटा नहीं देगा। सो एक तो मुझे हमें काइंडली इसका बताएं, सिक्योरिटी का, हाउ मच सिक्योर इट इज, और ये डाटा किसके साथ शेयर होता है और किन शराइत पे होता है। और दूसरा इनके लिए कि ये किस तरह अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं और किस तरह अपना जो फ्लो है डाटा का, इनटेक और आउटटेक, उसको किस तरह वो मैनेज कर सकते हैं। सो ये दो चीजें काइंडली, एक तो डाटा की सिक्योरिटी और दूसरा इनके लिए प्रैक्टिकली जो है वो किस तरह आपका जो टूल है वो करेगा। जी बिल्कुल, मेरे ख्याल से कि कुछ लोग ऑलरेडी हमारे साथ प्लेटफॉर्म पे मौजूद हैं, तो डेटा सिक्योरिटी के हवाले से तो मैं वैसे जनरली बता दूं कि डेटा इज 100, जो डेटा इज योर डेटा, इट्स 100% सिक्योर। हम कलेक्टिवली डेटा तो शेयर कर सकते हैं, जैसे अभी हमने लास्ट टाइम एक रिपोर्ट की कि कलेक्टिवली क्रॉस दिस सेक्टर 100, लेकिन इंडिविजुअल डेटा हम किसी से शेयर नहीं करते अनलेस और अनटिल आप खुद शेयर करना ना चाहें तो। जैसे आप उसको अगर शेयर करना चाहें इंटरलूप के साथ आप कर सकते हैं, वो आपकी अपनी डिस्क्रिशन है। आप जिसके साथ करना चाहें कर सकते हैं, जिसके साथ नहीं करना चाहते हैं वो नहीं कर सकते। टोटली सिक्योर डेटा है और अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ यूरोपीय यूनियन लॉज। सो उनके जो लॉज हैं उनके तहत डेटा आपका प्रोटेक्टेड है। वेस्ट हैंडल्स बैठे हैं जो मरीद के से हैं, 2-3 के साथ मैंने उनका प्रोफाइल बनाया है। मुजम्मिल साहब का बना हुआ है, अरसलान का बना हुआ है, और वो उमैर साहब का बना, और जिसका नाम इसके हमजा, मैंने इनके साथ लास्ट टाइम में आया हूँ, मैंने बनाया। तो ये लोग आपको बता सकते हैं कि जी इनके अंदर हमने क्या इंफॉर्मेशन लेते हैं और वो कितनी एक क्रिटिकल इंफॉर्मेशन है और वो कहाँ शेयर हो सकती है और कहाँ नहीं। तो मेरे पास तो एग्जांपल्स बैठी हुई हैं कि डेटा सिक्योर है सारा।
सो थैंक यू। एक तो खैर इसका अमली फायदा तब है जब मैन्युफैक्चरर्स, वेस्ट हैंडलर और आप सारे कनेक्टेड होंगे तो हमारा जो पूरा मुल्क है वो रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगा। इस आखिरी राउंड है, इसके बाद हम आपसे ऑडियंस से सवाल लेंगे। इफ्तिखार साहब आपसे कि आप एक दो लाइनों में क्या आपने सारी गुफ्तगू सुनी तो आप क्या मशवरा जो है वो देना चाहेंगे टू रिसाइकलर्स एंड वेस्ट हैंडलर इन पाकिस्तान के क्या चीज़ इनको इमीडिएटली जो है वो करनी चाहिए? डॉक्टर साहब अगेन मैं बाकी जो सारे पैनलिस्ट हैं पर्टिकुलरली डॉक्टर नवाब साहब की बात को, मंजूर साहब की बात को मैं इसको रीफ्रेज करूंगा। वो एक एनेक्डोटल थिंग है। बात कही जाती है कि जो सनफिश है वो एक दिन में 3 मिलियन अंडे देती है और किसी को पता नहीं है कि वो इतने अंडे देती है। मुर्गी एक अंडा दे के पूरे गांव को बताती है कि ये मेरी परफॉर्मेंस है। हमें एडवर्टाइज करना होगा और आपकी जो प्रोडक्ट है उसने एडवर्टाइज होना है थ्रू रजिस्ट्रेशन, थ्रू लेटिंग द सर्टेन फोरम्स नो दैट कि आप क्या कर रहे हैं। जब इस चीज का पता चल जाएगा देन ऑब्वियसली मैन्युफैक्चरर्स विल डेफिनेटली कम टू यू गाइस। मेरे ख्याल में द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस, जैसे भी डॉक्टर साहब बता रहे थे, दिस इज द मे बी द लार्जेस्ट क्लस्टर इन वर्ल्ड और मे बी सेकंड और व्हाटएवर दैट इज, सच अ बिग रैंकिंग। किसको पता है? किसी को भी पता नहीं है। तो अगर ये फिश ने ही अंडे दिए जाने हैं तो ऑब्वियसली नोबडी विल नो अबाउट। सो बी हैन, ठीक है, हमें बताना पड़ेगा दैट वी आर व्हाट वी आर डूइंग, व्हाट वी कैन डू। अगर वो बता दें तो आई होप सो दैट थिंग्स विल बी क्वाइट डूएबल, मैनेजेबल एंड एक्सेलेबल। सो थैंक यू आपका कि वी नीड टू बी हैन। अगर हमने अपनी रिसाइकलिंग को बेचना, फौज साहब आप क्या जो है वो सजेशन देना चाहेंगे कि इमीडिएटली इस क्लस्टर को करनी चाहिए टू कनेक्ट विद द फॉर्मल सेक्टर और जो ग्लोबल रिक्वायरमेंट्स हैं उनके साथ अलाइन होने के लिए? अच्छा, मेरा ख्याल है जो बेसिक चीज़ें हैं वो तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मैं यहाँ पे दो बातें कहूँगा। एक छोटा सा जो मैंने खुद फेस किया है वो मैं एक इंसिडेंट बता देता हूँ, उसमें मैंने काफ़ी चीज़ें आपको अंडरस्टैंड भी हो जाएंगी। हमारा एक कस्टमर था, काफ़ी बड़ा कस्टमर है, मैं उसका नाम नहीं लूँगा। उसके साथ उन्होंने हमारे साथ मीटिंग की और उन्होंने कहा कि जी हमने वेस्ट को ट्रैक करना है और हमारा पर्पज़ ये है कि जो वेस्ट जो है वो वापस हमारी प्रोडक्ट के अंदर वापस आए, तो इसके अंदर आप हमारी क्या हेल्प कर सकते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि जी इसके अंदर मतलब उनका पूछने का ये मकसद ये था कि आपका वेस्ट कहाँ जाता है और आप उसको कैसे ट्रैक करते हैं और वो वापस कैसे आ सकता है। तो मैंने उनसे कहा कि जी मेरे पास ऐसा इसका सोल्यूशन अवेलेबल सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि जो मैं वेस्ट जो है वो सेल कर देता हूँ, उसके बाद वो कहाँ जा रही है वो मेरे पास उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है इस वक्त। उसके ऊपर उन्होंने क्या किया, उसके ऊपर उन्होंने कहा कि जी ठीक है फिर ये एक्टिविटी हम खुद करते हैं। फिर उन्होंने कहा कि जी मेरी वेस्ट जितनी भी होगी आपने उसको मेरी डेजिग्नेटेड प्लेस पे पहुंचाना है और वहाँ से फिर मैं उनको गाइड करूँगा कि उन्होंने क्या करना है और वहाँ से उसको प्रोसेस करके कहाँ पर लेके जाना है। तो ये एक एग्जांपल है जिसके अंदर वो उसने मेरे से सोल्यूशन पूछा, मेरे पास क्योंकि सोल्यूशन नहीं था तो फिर उसने कहा कि ठीक है मैं अपना सोल्यूशन जो है वो खुद डिज़ाइन करता हूँ। तो एक तो वही वाली बात कि अनटिल अनलेस हम खुद कोई सोल्यूशन नहीं लेकर आएंगे तो मे बी जिन्होंने काम करना है उनको वो बड़े क्लियर हैं कि उन्होंने उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है, वो अपना सोल्यूशन खुद लेकर आएंगे। दूसरी बात यह है कि इस सेक्टर के अंदर इनोवेशन की पॉसिबिलिटी इतनी ज़्यादा है कि उसके अंदर से बहुत वैल्यू जनरेट हो सकती है। अभी बहुत सा जो हमारा प्रोसेस है जो हम कह रहे हैं वेट प्रोसेस, उसके अंदर आपका क्वालिटी जो है वो भी डाउन जाती है और उस क्वालिटी की डाउन की वजह से बहुत से कस्टमर्स जो हैं उसको यूज़ करना भी नहीं चाहते क्योंकि उनको पता है कि मैं वेस्ट यूज़ करूँगा तो उसकी मेरी प्रोडक्ट की क्वालिटी ख़राब होगी। इसके अंदर अगर आप कंपोजिशन वाइज सेग्रीगेशन की बात करते हैं, कलर वाइज सेग्रीगेशन की बात करते हैं, ये वो बातें हैं जो मे बी आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि हम सोल्यूशन कैसे लेके आ सकते
देते हैं बजाय कि हम बताएं। तो कस्टमर्स जो हैं इस वक्त रेडी हैं इस तरह के सोल्यूशन सुनने के लिए कि हमारे पास हमारे वेस्ट हैंडलर रिसाइकल जो हैं वो हमें किस तरह के सोल्यूशंस ला के देते हैं। मे बी अगर इफ़ यू कम अप विद कि जी मेरे पास वाइट है, मैं वाइट सेग्रीगेट कर सकता हूँ, मैं वाइट ऑफर कर सकता हूँ, मैं ब्लैक सेग्रीगेट करके ब्लैक ऑफर कर सकता हूँ विदाउट वेट प्रोसेसिंग और कलर ब्लीचिंग व्हाटएवर। तो इसके अंदर दुनिया के अंदर बहुत सा काम हो रहा है टेक्सटाइल टू टेक्सटाइल रिसाइकलिंग के पर्सपेक्टिव में। पहले ये वर्किंग नहीं होती थी, इस वक्त हो रही है। और मे बी आई थिंक यू आर द मोस्ट रेलिवेंट पीपल जो सोल्यूशन जो है वो हमें दे सकते हैं बजाय इसके कि हम आपको बताएं कि आपने क्या करना है। सो थैंक यू वेरी मच कि आपने एक और पर्सपेक्टिव भी दिया कि जो टेक्सटाइल टू टेक्सटाइल रिसाइकलिंग है उसमें स्पेशली जो एक स्केल क्रिएट करना है। आज के दिन तो ये सिर्फ 1/3 अपनी कैपेसिटी चला रहे हैं, तो अगर इन्होंने फुल कैपेसिटी अपनी यूटिलाइज करनी है तो कौन कौन से जो वेज हैं उनकी तरफ जाना पड़ेगा। राव साहब फाइनली आप जो है वो अगर कंक्लूड करना चाहें अपनी गुफ्तगू को कि आपने क्वालिटी की बात की कि किस तरह ये काम कर सकते हैं टू इम्प्रूव द क्वालिटी ड्यूरिंग श्रेडिंग या पेंजिंग के दौरान जो। अच्छा, एक्चुअली हमारे पास जो ये स्पेशली जो इस वक्त जो बैठे हैं रिसाइकलर्स वो ज़्यादातर बीटर्स यूज़ कर रहे हैं और उनको हम फुल बीटिंग पॉइंट्स कहते होते हैं। उसकी वजह यह है कि वो फाइबर को पकड़ता है और उसके बाद उसको खोलता है, तो उसमें ज़्यादातर वायर बीटर इस्तेमाल हो रहा होता है। तो उसकी अगेंस्ट 3-4 तरह के बीटर आ गए हैं, वो जिसको पिन बीटर्स भी कहते हैं, स्पाइक बीटर्स भी कहते हैं, तो वो यूज़ होते हैं। इसके अलावा आजकल एक नया चाइनीज़ प्लांट आया है, वो उसमें इंश्योर करते हैं कि जी उसमें 90% जो फाइबर है ना वो डैमेज नहीं होगा। तो उसके अंदर उन्होंने 2 चीज़ें यूज़ की हैं। उन्होंने एक ब्लो टेक्नोलॉजी यूज़ की है, बाय एयर श्रेडिंग है वो, और दूसरा जो बीटर है उन्होंने इसमें बेसिकली एक टेक्निकली टर्म्स यूज करें तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस्तेमाल होती है कि भारी है तो उसको थोड़ा सा वो बाहर निकल जाता है। तो उसने इस तरह यूज किया है कि उसने कहा कि जी आप फाइबर्स को सेग्रीगेट कर लें, किस टाइप का फैब्रिक है, उसके हिसाब से मशीनरी आप डिजाइन कराएंगे तो उसके हिसाब से फाइबर डैमेज नहीं होगा। अगर निटेड फैब्रिक है तो उसके लिए वो कहते हैं डिफरेंट तरह का हम बीटर डिजाइन करेंगे, और अगर आप वूवन फैब्रिक है तो उसके लिए डिफरेंट है। तो आप चाइनीज को स्पेसिफिकेशन देंगे तो उसमें वो फाइबर डैमेज नहीं होता। लेकिन इसमें मैं आपको एक चीज बताऊं कि फ्यूचर सबसे पहला आपका स्टेप ये होना चाहिए, अपने आप को रजिस्टर कराएं, आपके लिए दुनिया खुल जाएगी, ये पक्की बात है, आपके लिए बिजनेस खुल जाएगा। ये जो आप समझ रहे हैं कि इसी तरह चलते रहेंगे लॉन्ग तो डेफिनेट बात है ये चीजें कम होती रहेंगी। मुकाबला वही जीतेगा जो चीजें बेहतर करता रहेगा। ये कहें कि जी उसी जगह पे आप इसी को करते रहें और ये बेहतर रहेगा, 10 साल बाद ये डाउन हो चुका होगा, इसकी जगह पे और चीजें रिप्लेस हो चुकी होंगी या नए आने वाले लोग नई मशीनरी के साथ एंटर हो जाएंगे। आप पेपर कोन देख लें, पेपर कोन जो लोग बनाते थे, मैं टेक्सटाइल में एग्जांपल दे रहा हूँ, वो जो पेपर कोन मैनुअल तरीके से बनाते थे ना वो अब निकलते जा रहे हैं, उसकी जगह ऑटोमेटेड मशीनें आ गई हैं। मैनुअल मशीन वाले का पेपर कोन सूखता ही नहीं है, वो धूप का इंतजार कर रहा है सर्दियों में, तो लोग अब लेने लग गए जो ऑटोमेटिक मशीनें आई हैं जो ड्राई कर रही हैं ऑटोमेटिकली, उसने निकाल, अब वो लोग उनसे लेने लग गए। वो लोग अब इस हद तक हो गए कि वो लोग एक्सपोर्ट करने लग गए। तो आपका जीआरएस फाइबर ऐसी फैसिलिटी है कि आप पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अपने आप को रजिस्टर करेंगे, आप बिलीव करें। मैं एएन टेक्सटाइल की इसलिए मिसाल दे रहा हूं कि हमने उसको एस्डा के साथ एसोसिएट किया। अब एस्डा पाकिस्तान में जिसके साथ काम कर रहा है वो कहता है जी एएन टेक्सटाइल से फाइबर लेके प्रोसेस करें। सही है, तो बेहतर है अपने आप को रजिस्टर करें और अल्लाह ताला बेहतर करेगा। देखें ये कोई रजिस्ट्रेशन मेरे ख्याल में मैक्सिमम 2-3 लाख रुपए का काम है, इससे ऊपर का काम नहीं है, ठीक है। और आपके वो होराइजन खोल देगा। आप मैं इंटरलूप का इसलिए दे रहा हूं कि इंटरलूप ने हमसे वूल रिसाइकिल करवा के मंगवाई, सही है, हमने वूल रिसाइकिल करके 20%, अब वो इधर कोई भी नहीं कर रहा था। लेकिन अगर आप इंटरलूप के साथ जीआरएस के साथ रजिस्टर्ड है तो इंटरलूप ने हमें कहा कि जी हमें ये चाहिए, ठीक है। वो आपको भी कह देते हैं अगर आप रजिस्टर्ड होते तो वो कहते हैं जी भाई साहब आप बना सकते हैं, मुजम्मिल भाई आप बना सकते हैं, तो आप उसको बड़ा अच्छा प्रॉफिट उसमें कमा सकते थे। तो भाई रजिस्ट्रेशन में आए, सबसे पहली प्रायोरिटी यही है। दूसरा फाइबर डैमेज करने वाली दूसरी चीज है, आप पहले अपने आप को सर्कल में लेके आए कि दुनिया को बताएं कि जी मैं खड़ा हूं, ठीक है।
तो शुक्रिया। ये अपना राव साहब ये कहना चाह रहे हैं कि जिस तरह फेसबुक पे टिकटॉक पे अकाउंट बनाते हैं, तो इसी तरह आप अपना रिसाइकलर अपना अकाउंट बनाएं और ग्लोबली नजर आए। आखिरी सवाल, आखिरी जो हम डॉक्टर यास साहब की तरफ जाएंगे, फिर आप लोगों के सवाल लेंगे। सर, आपने सारी गुफ्तगू सुनी, आप फाइनल क्या आपका अगर रोड मैप आप अगर इनको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म जो है वो सजेस्ट करना चाहें कि शॉर्ट टर्म में इनको क्या करना चाहिए और लॉन्ग टर्म के अंदर जो है वो इनको क्या करना चाहिए? वो जी हम मुतालिया पाकिस्तान में पढ़ते थे, अखबारों के अंदर भी पाकिस्तान कुदरती वसाइल से मालामाल है। वसाइल पाकिस्तान मादनियात, पानी, नौजवान, कुदरती वसाइल से मालामाल है और पाकिस्तान की मईशत मुश्किलात का शिकार। तो अगर कुदरती वसाइल से मालामाल है, इतनी सारी स्ट्रेंथ है, तो मईशत जो है, इकोनॉमी जो है, वो बेहतर क्यों नहीं होती? उसकी वजह जो है वो प्लानिंग है, लैक ऑफ प्लानिंग। आप भी वसाइल से मालामाल हैं, ठीक है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा रिसाइकलिंग सेटअप, लोग जनरेशन से इसको जो है वो कर रहे हैं। लेकिन बात जो आपने शुरू की कि हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री की तरह ग्रो नहीं कर सकते, तो इसके लिए प्लानिंग की ज़रूरत है। कुछ चीज़ें मैंने पहले हाईलाइट की। मुजम्मल साहब, हम आपको 2-3 साल से कह रहे थे और आई वाज हैप्पी लास्ट टाइम फैसलाबाद चैम्बर में भी देखा कि सत्याना रिसाइकलिंग कोई एसोसिएशन आप लोगों ने बना ली। तो ये पहला स्टेप था कि आप लोग एटलीस्ट किसी एक प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है वो इकट्ठे थे। उससे जो अगली चीज़ है वो ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आपने 5 साल में करना क्या। आपने पढ़ा होगा, ये तो छोटी क्लासेस के पहला 5 साला मनसूबा, दूसरा 5 साला मनसूबा, फिर वो एक हमारे महबूबुल हक थे, डॉक्टर महबूब, उनका 5 साला मनसूबा कोरिया ले गया, दुनिया का सबसे जो है वो अमीर मुल्क बन गया। तो आप अपना 5 साला मनसूबा बनाएं कि आप 5 सालों के अंदर कहाँ पे जाना चाह रहे हैं। आप इसी लेवल पे रहना चाह रहे हैं, इससे नीचे जाना चाह रहे हैं, या इससे आगे जाना चाह रहे हैं, जहाँ पे भी जाना चाह रहे हैं। फिर उसके लिए जो है वो डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होंगी। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो कस्टमर है उसको अट्रैक्ट करना, उसमें GRS का जो है वो सर्टिफिकेट लेके करना हो, उसमें आपने शोर मचा के करना हो। सोशल मीडिया का जो शोर मचाना है, उससे शायद इसको बहुत बेहतर और प्लान तरीके से इसको करने की जो है वो ज़रूरत है। गवर्नमेंट की तरफ से जो सपोर्ट है उसको भी आप कर लें। आपने अपनी मशीनरी को अपग्रेड करना है, क्या करना है, कौन सी मशीनरी आपको चाहिए, गवर्नमेंट की तरफ से आपको क्या सपोर्ट चाहिए। टेक्सटाइल इंडस्ट्री को इतनी सब्सिडीज दी हैं, इंटरेस्ट फ्री आसान जो है वो लोन दे दिए कि आप अपनी जो मशीनरी है उसको बेहतर बना लें। टैक्स हॉलीडेज जो है वो दे दी 5-5, 10-10 सालों के लिए। हम ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट के साथ नेगोशिएट कर सकते हैं। मसलन जो डिविजनल गवर्नमेंट है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है, वो आपको काफ़ी सारी चीज़ों में रिलैक्स कर देगी। अब वी कैन टॉक टू फेडरल गवर्नमेंट, वफाकी सूबाई गवर्नमेंट से कि ये क्लस्टर है, ये यहाँ पे जाना चाह रहे हैं और जहाँ पे ये जाना चाह रहे हैं इनको सपोर्ट की ज़रूरत है। लेकिन सबसे पहले आपको पता होना ज़रूरी है कि आप कहाँ पे जाना चाह रहे हैं और उसके लिए क्या आप तैयार हैं। ठीक है, मैंने पहले एक स्टेटमेंट दी कि जो बिजनेस आ जाएगा आप थोड़ा सा कोशिश करें, लेकिन उसके साथ साथ आपकी ये भी नीयत होनी चाहिए कि चले बिजनेस आ गया उसके बाद ही हम बाकी सारी चीज़ों को बेहतर कर लेंगे। ये नहीं कि एक दफ़ा बिजनेस आ गया आपने कस्टमर जो है वो उसको धोखा दिया, फिर उसके बाद पूरे क्लस्टर के अंदर कोई भी नहीं आएगा। तो प्लान करें अपनी जो एसोसिएशन से, हम आपको उसके अंदर हेल्प करने के लिए तैयार हैं। आपने 5 सालों में कहाँ पे जाना है, किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, गवर्नमेंट से सपोर्ट क्या चाहिए आपको, यूनिवर्सिटी से क्या चाहिए, आपकी अपनी डिमांड लिस्ट अगर जो है वो मौजूद होगी, विश लिस्ट मौजूद होगी, तो आई कैन अश्योर यू पंजाब गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट और डिविजनल गवर्नमेंट, मैंने आपको एहसान साहब ने भी बताया, मेरी उनके साथ डिस्कशंस जो है वो हुई हैं, दे आर रेडी टू सपोर्ट। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने आप को सपोर्ट करने के लिए जो है वो तैयार। थैंक यू। जी
सर मैं ना ये एनटीयू को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा या प्रोफेसर साहब को कि कोई 2 महीने का एक रिसाइकलिंग के ऊपर अवेयरनेस का एक कोई सर्टिफिकेशन कर लें एनटीयू के अंदर। इनके पास भी सर्टिफिकेट होगा ना, तो ये जाके भी कह सकते हैं कि हम सर्टिफाइड रिसाइकलर्स हैं, हमने एनटीयू से या हमने वहाँ से सर्टिफिकेशन ली है, तो इनके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। ये भी अपने आप को प्राउड फील करेंगे कि जी हमने भी सर्टिफिकेशन ली हुई है। सही है ना? हम भी कहते हैं हमने टेक्सटाइल इंजीनियरिंग की हुई है, तो हम कहते हैं जी हमने डिग्री ली हुई है। तो आप सर ना बेहतर है कि इनको करें, इसमें इनको भी बेनिफिट होगा। सही ना? डेफिनेटली एनटीयू का भी एक नेटवर्क बड़ा होगा और ये लोग भी एसोसिएट होंगे यूनिवर्सिटी के साथ और उसमें मुल्क को भी बेनिफिट होगा, इनको भी बेनिफिट होगा। थैंक यू वेरी मच राव साहब, आपने आज काफ़ी सारी जो सजेशंस हैं प्रैक्टिकल वो दी हैं और वी विल ट्राई कि हम आपको के साथ लगा है किसी सेकंड स्पेशली जो इसके टेक्निकल पार्ट्स हैं। हमारे पास WWF की टीम भी आई हुई है, ये वेस्ट वाटर के ऊपर पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा काम करते हैं और अभी सत्याना के अंदर ये कुछ पायलट्स कर रहे हैं वेस्ट वाटर के। और थैंक यू वेरी मच आप लोगों का। अब आप लोगों से सवाल हम लेंगे, आपके कोई सजेशंस हों, सवाल हों पैनलिस्ट से जो आप फील करते हैं कि आप जो है वो इनसे करना चाहते हैं या आप अपने जो साथी हैं उनसे करना चाहते हैं या उनको सजेशन देना चाह रहे हैं, या आपको कहीं पे लगता है कि जो गुफ्तगू हुई है उसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी थी जो प्रैक्टिकल नहीं थी। सो ये बिल्कुल जो सादा सी गुफ्तगू है उसके अंदर हम आपको भी सुनना चाहेंगे। चल उमर साहब टेक्सटाइल इंजीनियर हैं जी मेहरान यूनिवर्सिटी के और हम भी टेक्सटाइल इंजीनियर हैं। सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा शुक्रिया, वार्म वेलकम फ्रॉम द इंडस्ट्रियल एसोसिएशन सत्याने की तरफ से। तो सजेशन मेरे ख्याल से तो मुझे सबसे अच्छा तो ये लगा कि एनटीयू सबसे पहले जीआईसी हमारे साथ कनेक्ट हुई है, उन्होंने लीड ली हमारे साथ। उसके बाद एनटीयू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस अपना कॉन्फ्रेंसेस जो किए हैं उसके ऊपर रिसाइकलर्स को बुलाया। उसके बाद इंडस्ट्री पे कनेक्ट हुई, आरआर हमारे साथ आया है और इंडस्ट्री भी कुछ हद तक हमारे साथ कनेक्ट है। लेकिन मुझे इंडस्ट्री जो मैन्युफैक्चरर्स हैं जो जिनसे रिसाइकलिंग यान की जो डिमांड है और हम जो बेसिकली रिसाइकलर्स हैं उनके दरमियान गैप बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा गैप है। और जिस तरह मलिक साहब अभी बैठे हुए थे, चले गए, लास्ट टाइम इनसे जब चैम्बर के अंदर मुलाकात हुई तो ये भी कह रहे थे कि मुझे अभी तक नहीं पता था कि सत्याने के अंदर पाकिस्तान का सबसे बड़ा क्लस्टर है रिसाइकलिंग का। तो ये गैप होने की वजह से जिस तरह इंटरलूप को नहीं पता, सदाकत को नहीं पता, या बीकन वाले बैठे हुए चले इनको नहीं पता, अब पता लगा, साल से पता लगा, 2 साल से पता लगा और काम ये बहुत देर से हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि मैं ये पिच करना चाहूँगा आइडिया कि जो चैम्बर है, तो चैम्बर मैं समझता हूँ कि इस टाइम पे बड़ा जो है ना वो लीड रोल प्ले कर सकता है कि हम सबको, इंडस्ट्रियलिस्ट को, एसएमईज को और रिसाइकलर्स को एक प्लेटफॉर्म के ऊपर इकट्ठा कर, क्योंकि हमें जो LSM है वो हमें ढूंढ रहा है, एसएमईज जो है वो इनको ढूंढ रहा है, रिसाइकलर्स जो है वो दोनों को ढूंढ रहा है। तो एक प्लेटफॉर्म हमें मिल जाए सारों को एक जगह बैठने के लिए, पोर्टल बना लें। आरआर जिस तरह है, अली बाबा जिस तरह इंटरनेशनल काम हो रहा है, दुनिया में काम हो रहा है, तो इस तरह का पोर्टल बन जाए जिसमें हमें कनेक्टिविटी के अंदर आसानी हो जाए कि उनको कोई चीज़ हमसे चाहिए वो देखें लिस्ट के अंदर, हाँ यार ये रिसाइकलर्स है। और मैं आपको राव साहब की बात को बढ़ाऊंगा, बिल्कुल उन्होंने अच्छी बात करी कि सर्टिफिकेशन, इधर बहुत सारे लोग हैं जो GRS सर्टिफाइड हुए हैं, रिसाइकलर्स जो हैं बहुत सारे, कंप्लाइंस के अंदर बहुत ज़्यादा काम हुआ है, ऑलरेडी काम हुआ है। हाँ ये बात है कि मार्केटिंग नहीं है, मार्केटिंग होने की वजह से LSM को पता ही नहीं है कि ये लोग ये बंदे हैं रिसाइकलर्स के आने के अंदर बैठे हैं GRS है। तो GRS के ऊपर भी यहाँ पे लोगों के अंदर कम से कम इतनी अवेयरनेस है, क्योंकि कॉन्फ्रेंसेस हुई हुई हैं, लोगों ने अटेंड करी हुई है, रिसाइकलर्स ने अटेंड करी। तो मैं तो ये सजेशन दूंगा कि जो प्लेटफॉर्म एक ऐसा हमें मिल जाए जिसके ऊपर अगर कोई नई चीज़ आ रही है, कोई नई इनोवेशन है, जिस तरह आप दुनिया के अंदर जिस तरह काम हो रहा है, नई मशीनरी के अंदर काम हो रहा है, राव साहब ने डिस्कस करी है कि हाँ जी फाइबर डैमेज नहीं होना चाहिए, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि DC साहब को नहीं पता कि कमिश्नर्स ऑफिसेज हैं फैसलाबाद के अंदर डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर, पाकिस्तान लेवल के ऊपर तो अलग बात है, डिस्ट्रिक्ट लेवल के अंदर अपने शहर का नहीं पता।
तो ये मकसद मैं समझता हूँ कि गैप है बहुत बड़ा, इस गैप को ख़त्म होना चाहिए। गैप ख़त्म करने के लिए मैं समझता हूँ चैम्बर एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे अकेडमियाँ भी जमा हुई हुई है, LSM भी जमा हुआ है, हम भी चलें, स्त्यानी इंडस्ट्रियल एसोसिएशन भी जो है रिसाइकलर्स वो भी एक तरीके से लिंक हुए हैं। तो उसके अंदर ये है कि अपने मसाइल हमें हल करने में मदद मिलेगी और जो ब्रांड्स की जो आप बात करें उनकी हमारे साथ जो कनेक्टिविटी जो है अल्टीमेटली आसानी होगी। मैं पहली दफ़ा इस दफ़ा चैम्बर की 2-3 कमेटियों में हूँ। एक में हम आरिफ मलिक साहब और मैं एक कमेटी में, तो मैं तो उमैर साहब कोई दूसरी तीसरी दफ़ा इस साल में काउंसिल की 2 ही मीटिंग हुई हैं और दोनों में रिसाइकलर्स थे। तो हम तो कोशिश करेंगे कि आपकी जो नुमाइंदगी है वो वहाँ पर होनी चाहिए, लेकिन खैर आपको खुद बैठ कर सोचना चाहिए कि कितनी देर तक लोग आपको नुमाइंदगी देंगे। मतलब आपकी अपनी भी कोई जो पहचान है वो किस तरह आप डेवलप करेंगे। और इस वक्त पूरी दुनिया से पूरी दुनिया से लोग जो है वो उनको लोगों को काफी अवेयरनेस मिल गई है कि सत्याना के अंदर आप वो वर्ड यूज करते हैं, दे आर डूइंग इनक्रेडिबल वर्क। सो उसमें मसलन अभी ये खैर डायलॉग जो है मलिक साहब ने, जो आरिफ साहब वो भी कह के गए हैं, उनके फैमिली में फंक्शन था तो उन्होंने कहा कि जो अगली मीटिंग है उसको हम होस्ट करेंगे चैम्बर के अंदर, तो वहाँ पे हम इसी तरह इसके ऊपर ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे और ज्यादा फोकस गुफ्तगू करेंगे। मैं बस ये कहना चाहता कि मैं कोई ब्लेम गेम नहीं कर रहा कि ये हमारे पास नहीं आया, हम इधर नहीं गए तो वो नहीं आए, ये तो ब्लेम गेम करते हुए वो निकल गए हम ना, इससे आगे बढ़ना चाहिए। वो मैं कहूँ कि चैम्बर मेरे पास नहीं आया, मैं चैम्बर के पास नहीं गया, या अकेडमी मेरे पास नहीं आया, LSM नहीं आया, और हर तरफ कोताहियाँ हैं। तो मैं समझता हूँ कोताहियों को दूर करें, पीछे जो हो गया उसे छोड़ें। बिलियंस ऑफ डॉलर्स का बिजनेस है ये, इंटरनेशनली ग्लोबली आगे आ रहा है, तो उसको कैप्चर करने के लिए जो सारे साथ मिलकर इंशाल्लाह ताला मेहनत करते हैं। थैंक यू। और कोई आपकी सजेशन या कोई सवाल जो है वो पैनलिस्ट से? सो डॉक्टर साहब, मे आई ऐड इन सजेशंस? उमैर बात कर रहे थे कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म जिसके अंदर सारे स्टेक होल्डर्स एक जगह पे हों, तो आई थिंक रिवर्स रिसोर्सेज, मैंने आपको उसके ऊपर ब्रीफिंग सारी दी हुई है। दिस इज वन ऑफ द वेरी फ्यू प्लेटफॉर्म्स दुनिया के अंदर जिसके अंदर सारे स्टेक होल्डर्स एक पेज पे हैं। ब्रांड्स भी हैं, मैन्युफैक्चरर्स भी हैं, वेस्ट हैंडलर्स भी हैं और रिसाइकलर्स भी हैं। तो जो आप अपने आप को प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं, अपना काम दिखाना चाह रहे हैं, आप अपने आप को उसके ऊपर रजिस्टर करके अपनी प्रोडक्ट व्हाटएवर जो भी आपके पास है, तो आप कनेक्ट कर सकते हैं, आप उनको देख सकते हैं, वो आपको देख सकते हैं। जिस तरह मैं अक्सर वो मुजम्मिल साहब की एग्जांपल नोट करता हूँ कि ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री की ना फेसबुक का एक तरह से, ठीक है, जहाँ से आप वेस्ट हैंडलर्स, रिसाइकलर्स, मैन्युफैक्चरर्स, ब्रांड सबको सर्च कर सकते हैं। और ब्रांड्स इवन अब जो नया प्रोजेक्ट हमारा चल रहा है, जो रिसाइकलर अपने आप को रजिस्टर करेंगे या वेस्ट हैंडलर अपने आप को रजिस्टर करेंगे, तो ब्रांड खुद उनको अप्रोच करके उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग पे काम करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है अगर कोई इसमें से उठाना चाहता है। थैंक यू। मियां मुनीर साहब, अगर कोई माइक जो है वो मियां साहब को पहले कर लेना। आप सवाल कर लें फिर माइक अपना काइंडली नाम भी सर दीजिएगा। मेरा नाम मोहम्मद अफजल है, AB टेक्स से मैं बात कर रहा हूँ, इम्तियाज टेक्सटाइल। और थोड़ा माइक करीब कर लें, पाइक फाइबर के ये थोड़ा मुंह के करीब कर। जी सर, ये थोड़ा और मुंह के करीब कर लें। मोहम्मद अफजल सर, AB टेक्स बिजकोट से बात कर रहा हूँ, ठीक है सर। मैंने जो ऑब्जर्व किया अभी सारे पैनलिस्ट की बातों से, वो ये है कि NTU जो है उसको सपोर्ट करनी चाहिए। जितने रिसाइकलर हैं, हमारे जितने भी रिसाइकलर हैं, इनको क्वालिटी सपोर्ट नहीं है। उसका पहला इशू जो है वो है धुलाई का। धुलाई में जो केमिकल का मसला है, इन बेचारों को कुछ पता नहीं हमने क्या डालना है जिससे हमारे फाइबर की स्ट्रेंथ बरकरार रहे। ठीक है जी, स्ट्रेंथ बरकरार रखने के लिए मेरे पास अरफान साहब, जुबैर साहब, आपके NTU के प्रोफेसर साहबान आए थे, उनसे लंबी डिस्कशन भी हुई, लेकिन कोई मतलब कि आगे उसकी बात चल नहीं सकी। एक सवाल तो ये है। दूसरा क्वालिटी का इशू है फाइबर की टेस्टिंग। माल बना लेते हैं लोग,
ये एक अलग बात है कि किसने कौन सी वायर लगाई, कौन सा बीटर यूज किया, लेकिन सर फैब्रिक की जो स्ट्रेंथ है उसका टेस्टिंग का जो मामला वो इनके पास HBI जो फैब्रिक मतलब फैब्रोग्राफ वगैरह नहीं है, ये इसलिए हमें NTU अगर सपोर्ट करे तो हर बंदा क्वालिटी में आ सकता है। दो चीज़ें हैं, एक एडमिनिस्ट्रेशन है जिसमें आप सर्टिफिकेशन की बात कर रहे हैं, वो सारी अलग चीज़ है, वो पहले होगी जब हम क्वालिटी हमारे पास होगी तो हम रिसाइकल में उसमें इसको जाएंगे ना क्वालिटी में। NTU सर हमें सपोर्ट करे, उसके लिए हम पे कोई कुछ ना कुछ मिसाल के तौर पे हम कहते हैं भी फंड दे, हम रिसाइकल फंड देने को तैयार बैठे हैं, सारे दे देंगे, लेकिन उनकी एक टीम बन के हमें भी शामिल करें, उसमें साथ करें तो फिर ये मामला आगे चल सकता है। शुक्रिया आपकी दोनों सजेशन, एक का जवाब मैं दूंगा, एक का मैं मुनीर साहब को कहूँगा जो क्वालिटी वाला है कि उसका जवाब वो दें कि अगर एक लैब एस्टेब्लिश बेसिक लैब एस्टेब्लिश करनी हो जो इस क्लस्टर की जरूरियात पूरी कर सके तो उसके लिए जो है वो क्या रिक्वायरमेंट है। बाकी जो डिकलराइजेशन का उसका जवाब मैं देता हूँ कि अभी एक सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग SMEP एनवायरमेंटल प्रोग्राम तो उनके साथ मिलके हम डिकलराइजेशन के ऊपर काम कर रहे हैं कि किस तरह हम आपका जो कॉस्ट स्ट्रक्चर है इस वक्त जो सबसे बड़ा इशू है दुनिया के अंदर डिकलराइजेशन के बहुत एडवांस सोल्यूशन अवेलेबल है, लेकिन जो जितनी प्राइस के अंदर आप डिकलर करते हैं वो पॉसिबल ही नहीं है कि उनको यूज करके तो हम डिकलर कर सके। तो इस वक्त जो सबसे बड़ा चैलेंज है कि हम दुनिया को जो बेचते हैं वो ये है कि सत्याग्रह के अंदर रिसाइकलिंग भी कर रहे हैं और इससे पैसा भी बना रहे हैं, तो हम इस पे काम कर रहे हैं, लेकिन जो चैलेंज है वो ये है कि किस तरह हम पानी का इस्तेमाल भी कम करें और दूसरा केमिकल भी कम इस्तेमाल करें और टाइम जो है वो इसके अंदर उसको भी 6 दिन से हम 1 दिन पे कैसे लेके, तो इंशाल्लाह इस पे 2-3 टीम्स काम कर रही है, नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी की टीम भी काम कर रही है, यूनिवर्सिटी ऑफ कमालिया की टीम काम कर रही है, कॉन्सेप्ट्स की भी। तो उम्मीद है कि इसके ऊपर जल्दी हम ये जो हमारी कंस्ट्रेंट्स हैं पैसों की, वक्त की और पानी की और केमिकल की, इनको मद्देनजर रखते हुए तो सोल्यूशन देंगे। दूसरी चीज मियां साहब से रिक्वेस्ट के आपने सबसे ज्यादा जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर काम किया हुआ है तो एक बेसिक लैब जो है फाइबर टेस्टिंग की अगर यहाँ पे क्लस्टर में एस्टैब्लिश करनी हो तो उसका क्या खर्चा और कितना उसका इनको बेनिफिट है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मियां मुनीर अहमद। सबसे पहले तो मैं अप्रिशिएट करूंगा नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी और मुजम्मल साहब की उनके साथ कोऑर्डिनेशन को कि ये बात बिल्कुल हकीकत है कि इस इंडस्ट्री के पास इससे पहले कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, बड़े छोटे लेवल पे काम कर रहे थे, कोई कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा था। ये तमाम चीज़ें कंप्लाइंसेस की, ट्रेसेबिलिटी की, डॉक्यूमेंटेशन की, सारी चीज़ें एक साइड पे। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इंटायरली डिफरेंट है कि ये वाली जो इंडस्ट्री है जहाँ काम कर रही है मैं इसे दूसरे एंगल से देखता हूँ कि ये लोग NGO का काम करते हैं। इनकी इंडस्ट्री में बहुत से विलेजेस के लोग काम करते हैं, आगे वर्कर्स, और उनका चूल्हा इसी फैक्ट्री की जो सर्विसेज से मिलता है। तो ये बहुत बड़ा जो एस्पेक्ट है जिसको हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए कि अगर ये ग्रो करेगी तो ये इस इलाके के लोग जो वो लोग जिनके पास एग्रीकल्चर लैंड्स नहीं है और कारोबार नहीं है, घरों का काम नहीं चलता, एक्सपेंसेस भी पूरे होते हैं, वो लोग इस इंडस्ट्री में आके काम करते हैं और ये उनको रोजगार देते हैं। अब बहुत से लोगों के चूल्हा इन इंडस्ट्री की वजह से ही चलता है। तो ये वैसे भी आप लोगों के लिए भी बड़ा नेकी का काम है कि इसको आप ग्रो करें, इनको अच्छी अपॉर्चुनिटीज दें, ये भी फ्लोरिश होंगे और अल्टीमेटली पाकिस्तान की ऑल ओवर जो एनवायरनमेंट है उस पर पॉजिटिव इफेक्ट होगा। सिर्फ ये लोग ही नहीं पैसे कमाएंगे, वो लोगों को भी चूल्हा चलेगा जिनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। बाकी ये बातें जो डॉक्यूमेंटेड बातें हैं वो पॉसिबल है सारी,
ये फाइबर के इशू ये सोल्यूशन हो जाएगा, और ये मशीनरी का इशू, क्वालिटी का इशू, सब सोल्यूशन हो जाएगा। बट इनको एक प्लेटफॉर्म चाहिए था। आपकी अम्ब्रेला जो है, मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ कि आपकी अम्ब्रेला के नीचे बैठ के सारे के मामले जो पॉजिटिव तरीके से हल हो जाएंगे, और इंशाल्लाह आपकी सपोर्ट रही तो इनको गाइडेंस भी मिलती रहेगी और इनका जो सिस्टम है वो बेहतर हो जाएगा। वंस अगेन मैं नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी और मुजम्मल बाजवा साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बड़ा कंट्रीब्यूट किया है, उन्होंने अपना टाइम निकाला है, उन्होंने अपने बिजनेस को पीछे किया है, और ये सबसे बड़ी एनजीओ का क्रेडिट जो है मैं बाजवा साहब को दूंगा कि इन्होंने स्ट्रगल करके आप लोगों को और इस इंडस्ट्री के लोगों को कोलैबोरेट किया है, करीब लेके आए हैं। वरना इतने सालों से इंडस्ट्री चल रही थी, वो आपकी बात बिल्कुल सही है कि छुपे छुपाई काम चल रहा था और इसको कोई प्लेटफॉर्म मिला नहीं था। अब इंशाल्लाह उम्मीद है कि बेहतर रिजल्ट। सर बहुत शुक्रिया आपका, और क्योंकि अभी इफ्तारी का वक्त बिल्कुल करीब है, आप लोगों के सवाल तो काफी सारे होंगे। अभी हम मेहमानों शुक्रिया अदा करेंगे कि उन्होंने बहुत कीमती जो अपने वक्त वो निकाला। हम जो हमारे पैनलिस्ट हैं उनको शील्ड्स हैं उनके लिए हैं। मैं प्रोफेसर डॉक्टर यासिर नवाब साहब से इल्तिमास करूंगा कि वो स्टेज पे और मेहमानों को जो है वो सोवेनियर्स जो है वो प्रेजेंट करें। टाटा और डिस्को की नुमाइंदगी इस वक्त, सो ये एक खालिस्तान जो एक डायलॉग है इससे सारा I will request Fawzul Azim Sahab sir kindly Raul Ziaur Rahman Sahab sir. Okay sir. Zia Sahab Sadakat Textile में GM speaking है. Nuzul Hashmi Sahab ये रिवर्स सोर्सेज को पाकिस्तान में लीड करते हैं. Okay sir. वो भी आके अपनी शील्ड जो है डॉक्टर साहब से रिसीव करेंगे. Okay sir. मुजम्मिल बाजवा साहब ये मेज़बान भी हैं हमारे आज के, और इन्होंने बहुत जो है वो मेहनत की है इसमें। डॉक्टर यासिर, सो मैं तो आप सारों का बहुत शुक्रिया। अभी हम लोग इधर ही हैं, अगर किसी का कुछ ये इनकी एफर्ट्स हैं और कि इधर आज हम इकट्ठे हुए हैं सारे। ओके सर, मुजम्मिल के साथ। सो रिसाइकलर्स की तरफ से, तमाम रिसाइकलर्स की तरफ से मैं कभी एक्टिविशन बन जाता हूँ, कभी रिसाइकल बन जाता हूँ। इनफैक्ट हम लोग पूरी ओपन हैं चेंज के लिए, तब्दीली के लिए, और जितना आप तवज्जो से सुनते हैं, मेरा भी ख्याल इवन कॉर्पोरेट सेक्टर भी इतना ओपन होता है कि इस तरह अपने जो फैक्ट्रीज हैं, फैसिलिटीज़ हैं, उनको ओपन कर देना। सो आप लोगों के लिए इवन रोज़े थे तो रोज़ों में भी इन्होंने कहा कि हमें जाना चाहिए, ये इतना ज़रूरी डिस्कशन है, तो इंशाल्लाह हम इसको कंटिन्यू रखेंगे।